प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब भी वहीं ताली थाली वाली जिंदगी में जी रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि समय बदल गया है, जुमले फेंकने का टाइम बहुत पीछे चला गया है। 17 अगस्त को यूपीएससी के द्वारा 45 वैकेंसियां लेटरल एंट्री से भरने का एडवर्टाइजमेंट जारी होता है। उसमें कहीं पर भी रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। टेक्निकल कानूनी खामियों का इस्तेमाल करते हुए हर डिपार्टमेंट में 3 से कम वैकेंसियां निकालेगी, जिसके चलते रिजर्वेशन के कानून लागू नहीं होते। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 45 पदों के ऊपर लेटरल एंट्री से प्राइवेट सेक्टर के लोग मुख्य पदों पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर नियुक्त किए जाने थे, जो अहम फैसले लेने वाले पद होते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों और उनके तथाकथित ठेकेदारों और ऊपर बैठे वाले महामानव के आदेश पर डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी और ये 45 पदों की वैकेंसी जो लेटरल एंट्री से भरी जानी थी, उसको कैंसल कर दिया गया है। मोदी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश की जनता बदल चुकी है। ये कभी नफरत को और कभी अपना वोट बैंक, क्या वो सच में बदल गया है? अलग अलग माध्यमों के जरिए उनको टेस्ट कर रहे हैं। चुपचाप ये वैकेंसी निकाल दी और सोचा कि यूं ही अपने पूंजीपति घरानों से चड्डी गैंग वालों को अपने मुख्य पदों पर बैठा देंगे। लेकिन तमाम इल्जामात कांग्रेस के ऊपर लगाने के बाद, नेहरू के समय से चली आ रही है, मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री से भर्ती किया गया था, ये तो कांग्रेस की वीरप्पा मोइली जी की ही देन है। लेटरल एंट्री के जरिए देखिए, मोदी जी ने तो आरक्षण के नियमों का पालन किया और इस भर्ती को रद्द कर दिया। निकाला किसने था? अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है। संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी इलेक्शन में निकले। सारे SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े सब विपक्ष की तरफ निगाहें और टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कोई असल मायने में कर सकता है तो यही कर सकते हैं, माथे पर संविधान की किताब और लेट कर उसको नमन करने से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा लगातार इन 2-3 दिनों में बेनकाब बड़ी विशाल तरीके से हो रहा था, तो आज मजबूर होकर उन्होंने इन 45 लेटरल वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट को यूपीएससी को चिट्ठी लिख करके रद्द कर दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि 17 अगस्त को ये एडवर्टाइजमेंट जो जारी हो, आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसको कांग्रेस ने किस तरीके से और विशेषकर राहुल गांधी ने उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST, OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी उठाई। जो बैसाखी बने हुए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, वो भी विपक्ष के साथ लामबंद होने लगे। चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया, हिल गए मोदी जी कि जल्दी से इसको वापस ले लो फजीहत होने से पहले। अगर इन 45 वैकेंसीज में रिजर्वेशन दिया जाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर सरकारी भर्ती में आपको रिजर्वेशन देना ही है, अगर 3 से कम वैकेंसी हैं तो आप रिजर्वेशन उसमें नहीं दे सकते। ये आप कानूनी नियमों से छूट पा सकते हैं और उसी का इस्तेमाल यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट छापने में किया गया। किसके कहने पर किया गया होगा? कैसे 3 से कम वैकेंसियाँ हुई और उसमें अपने प्रिय मित्रों के, उन्हीं कंपनियों के निकर वालों को भर्ती करना था, उसमें किसी का तो आदेश रहा होगा ना। कोई व्यक्तियों का नाम तो पहले फाइनल हो ही गया होगा ना। अगर रोस्टर सिस्टम से सरकारी भर्तियों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके जरिए इन्हीं 45 वैकेंसीज में रिजर्वेशन दिया जाता, तो मैं बताना चाहूँगा 6 SC समुदाय की, 3 ST की और 12 OBC, 4 EWS को रिजर्वेशन के तहत नौकरियाँ मिलती। लेकिन मौजूदा एडवर्टाइजमेंट में आरक्षण शब्द का कहीं पर जिक्र भी नहीं था। अब आ जाइए, वापस इसको ले लिया तो आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। इसका ठिकरा भी नेहरू और कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जाने लगा है। थोड़ा इतिहास हम चेक कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता है, सरकारी विभागों में दक्षता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनके काम करने को तरीके को और किस तरीके से फ्रूटफुल किया जाए, इसके लिए समय समय पर ARC आते रहते हैं, उनके रिकमेंडेशन आते रहते हैं। ऐसे ही 2005 में UPA सरकार में ARC जो हुआ था, उसको ये काम सौंपा गया था कि आप बताइए कि क्या आपके सुझाव हैं। उन्होंने काम किया, वीरप्पा मोइली जी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मनमोहन साहब को सौंपी। उसमें बताया कि देखिए, हर विभाग में
हर विभाग में आप टेक्निकल एक्सपर्ट, उस फील्ड के ज्ञाता भर्ती कर सकते हैं। कोई इकोनॉमी वाला विभाग है मान लीजिए, उसमें सरकारी नौकरियों से या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास उठ कर अधिकारी ऊपर तक जाते हैं, उनका रिजल्ट फ्रूटफुल हो, इसलिए हमारे समाज में जो अर्थशास्त्री मौजूद हैं, जो अपनी नॉलेज को लगातार इन्हांस करते रहते हैं पढ़ लिख कर या कार्य कुशलता से या प्रैक्टिकल से, उनका सहायता ली जाए। ये IRC ने 2005 में वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में कहा। उसमें कहीं जिक्र ये नहीं था कि लेटरल एंट्री से ऐसे लोगों की भर्ती की जानी, भर्ती किए जाने का जिक्र था, लेकिन लेटरल एंट्री से नहीं, सही तौर पर भर्ती किए जाने का जिक्र था और वो सरकार के ऊपर था। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे चलकर कब आ गई, फरवरी 2017 में कांग्रेस ने उस समय उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट होते थे, उनको उसके बाद भर्ती किया गया, उससे पहले भी भर्ती किया जाता था। जिस तरह फाइनेंस सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी को रखा गया था, उसमें और भी सरकारों में ये लगातार होता रहता था। लेकिन लेटरल एंट्री आई कब, ये सुन लीजिए। फरवरी 2017 में नीति आयोग ने 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया। उसमें कहा कि आप टेक्निकल एक्सपर्ट विभागों में भर्ती कीजिए, समाज से जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, उनको भरिए और उनको भर करके आप लेटरल एंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटरल एंट्री मतलब सीधे भर्ती, और किन पदों पर, सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, इन पदों के ऊपर। जो एक IAS अफसर की रिटायरमेंट का समय होता है, वो बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुका होता है, उसको वो पद देना होता है, वो पद लेटरल एंट्री से देने के लिए मोदी सरकार के नीति आयोग ने अपने फैसले में सरकार में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी, मान लिया गया। उसके बाद 2018 से इसकी भर्ती भी शुरू होने लगी। 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार के DOPT ने एक चिट्ठी सार्वजनिक होती है, उस चिट्ठी में पता चलता है कि लेटरल एंट्री से भर्ती किए जाने हैं। लगातार भर्तियां होते रही और समय आ गया अब, जब लोकसभा चुनाव में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले मोदी साहब, जिनका एक छत्तर राज 2014 से निकल कर आ रहा था, विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं थे। विपक्ष बोलना तो दूर, इस जैसे मुद्दों पर वो सोच भी नहीं सकते थे। इतना समय उनको नहीं दिया जाता, बोल देते तो वो जेल के अंदर होते। अब जनता ने विपक्ष को मजबूत करके भेजा है, नतीजा आप सबके सामने, आरक्षण बचा लिया गया। लेटरल एंट्री आज मोदी साहब को वापस लेनी पड़ी है, विपक्ष और इस देश की जनता की आवाज़ के बल पर। अब लेटरल एंट्री से आगे भर्ती नहीं होंगी, ये अपेक्षा की जा सकती है। तो ये तो काम हो गया। मुझे बताइए, अब ये लेटरल एंट्री से ये करने क्या वाले थे, वो भी आज आप जान लीजिए। आप सबको पता है लेटरल एंट्री से जो पद भरे जाने थे, वो एडवर्टाइजमेंट में मैंने दिखाया, वो ऊपर वाले पद थे, जिससे हर विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाते हैं कि ये डिसीजन अब इस विभाग का इस तरह से होगा। उससे कायाकल्प होता है पूरा का पूरा। कलम आखिरी जो चलती है ना किसी भी डिपार्टमेंट में कि ये निर्णय लिया जाना है, वो कलम चलाने वाले वो व्यक्ति नियुक्त किए जाने थे। कौन होंगे? इनके प्रिय पूंजीपतियों की जो कंपनियां हैं, उनसे उस व्यक्ति को उठाया गया और वो निदेशक संबंधित विभाग का बना दिया गया। तो वो क्या निर्णय लेगा, किसके समर्थन में लेगा, जनता के ऊपर टैक्स का बोझ पड़ेगा नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनका खून चूसा जाएगा नहीं चूसा जाएगा। सबसे बड़ा भय लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती किए जाने से इस देश की आम जनता को ये था। और जो IAS अफसर भर्ती होते हैं और भी अफसर भर्ती होते हैं, उनको हतोत्साहित करने वाला था ये, नौकरी करते रहेंगे, लेकिन आखिर में ऊपर वाला पद निक्कर गैंग वालों को ही मिलेगा। तो इस देश के साथ ये धोखा था या नहीं था? हाँ, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं बताया। 2017 में जो रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल से लेकर 5 साल तक आप भर्ती कीजिए, लेटरल एंट्री से करिए, और यूनिवर्सिटीज़ से और अलग अलग क्षेत्रों में कॉरपोरेट जगत में जो लोग हैं, उनमें से उन लोगों को उठाइए। तो यूनिवर्सिटीज़ में कौन बैठे हैं, कॉरपोरेट जगत में कौन बैठे हैं और वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के ऊपर संयुक्त सचिव के ऊपर आने के बाद किसके फैसले में निर्णय लेंगे, आम जनता के हकों का क्या होगा? वहाँ पर मुझे बताइए, राहुल गांधी जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग इस देश की 95% जनता का हक मारे हुए हैं, वही लोग वहाँ पर होते या नहीं होते। अब वहाँ पर SC ST OBC EWS वाले जाएंगे तो अपने लोगों का ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे, मुझे बता दीजिए। बखूबी रखेंगे। इस देश को पूंजीपतियों के हाथ नीलाम होने से आज एक कोशिश जो विपक्ष ने की थी, आप सब ने उसके साथ लामबंद होकर बचा लिया है। और थोड़ा ध्यान कीजिए, जब से मोदी जी बैसाखियों के ऊपर आए हैं, क्या क्या हुआ है।
वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए थे, किसको भेज दिया? जेपीसी को भेज दिया गया, विपक्ष के दबाव में और बैसाखी जो बने हुए उनके दबाव में। कहीं नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जिनका मुस्लिम वोट बैंक से उनकी सीट आती हैं और अतीत में उनकी ज़रूरत थी और भविष्य में भी होगी, तो इसलिए उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग बिल, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसका क्या हुआ आप सबको पता है। लग नहीं रहा ये तानाशाह धीरे धीरे लोकतांत्रिक डंडे के आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले क्या करते थे? इस तरह की वारदात और घटनाएं जब आती थी, कोई उफ करता हुआ मिलता था आपको? जनता के हक में कोई बोले तो उसको देशद्रोही, पत्थरबाज, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जोर शोर से प्रायोजित विपक्ष वाले एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देते थे जिसका हम आम जगह पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और वो नक्सल से उनको कहा जाता था। लेकिन आखिर में जीत तो जो जनता की भलाई के लिए काम करता है, सच्चाई की ही हुई ना, आम लोगों की ही हुई ना। और चंद चुनिंदा लोग जो इस सरकार के अहम पदों पर बैठना चाहते थे, अपने हक में पॉलिसियाँ बनाना चाहते थे, वो आज बेनकाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मुझे बता दीजिए। जातीय जनगणना भी पेंडिंग है और भी काफ़ी सारे मुद्दे जिनका जिक्र राहुल गांधी अपने मुख से करते हैं। अग्निवीर का क्या होगा? क्या वो भी मोदी जी रद्द करेंगे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो का क्या होगा? क्या उसे भी मोदी जी लागू करेंगे? क्या क्या करेंगे मोदी जी? एक एक करके आप सब कुछ करेंगे। और लेकिन आपका चाल चरित्र, चेहरा जो पिछले 10 साल में इस देश की जनता ने परख लिया, आप बदलने की कोशिश या नए बदले हुए चेहरे के तौर पर दिखाने की भी कोशिश करेंगे तो ये जनता आपके पास लामबंद नहीं होगी। जनता जब किसी को कुर्सी से उतारने का मन बना चुकी होती है तो उस लहर का सामना कोई भी नहीं कर सकता। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कितने ही नए नए चाल पैतरे तैयार कर लीजिए, जनता मानने वाली नहीं है। तो अभी बीजेपी वालों ने प्लान बनाया था कि विपक्ष के द्वारा जो ये एजेंडा चलाया गया है कि हम एक तरीके से आरक्षण विरोधी हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए हम अभियान चलाएंगे। ये बीजेपी की बैठक में निर्णय हुआ था। जितने भी अब चुनाव प्रचार और बीच में जाएंगे तो मोदी जी और बड़े बड़े नेता इसका जिक्र करने लगे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आरक्षण के साथ खड़े हैं, हमने महिला आरक्षण दे दिया वगैरह वगैरह, लंबा लेख जो IT सेल से आता था उसका जिक्र करके जरिए। लेकिन पिछले 10 साल के राज को आप कैसे भूलेंगे? लेटरल एंट्री लेकर कौन आया? भर्ती किसने की? सरकारी संस्थाओं को किसने बेचा? एक पूंजीपति कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया? क्या वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है? सरकार मोदी जी चला रहे हैं या इनके प्रिय मित्र अडानी जी चला रहे हैं? इस देश के शेयर मार्केट के बारे में जब नतीजे नहीं आए थे, ओपिनियन जो पोल आ रहे, एग्जिट पोल आ रहे थे, उस समय पर मोदी जी, अमित शाह ने क्या बोला था, उससे आपको समझ में नहीं आया कि कौन इस सरकार को चला रहा है और कौन इस देश के संसाधनों के ऊपर डकैती चल रही है। अब झारखंड इनके हाथ में नहीं है, जो पूरा के पूरा कोयला बेल्ट जिसको बोला जाता है, छत्तीसगढ़ इनके हाथ में आ गया, उड़ीसा इनके हाथ में आ गया। अब झारखंड में क्या चल रहा है, चंपई सोरेन किधर जाएंगे, आप सबको पता है। देश के संसाधनों के ऊपर मोदी जी की नज़र क्यों पड़ रही है? झारखंड को तोड़ना क्यों है? क्योंकि पूरी ट्रायंगल कोयला वाली चाहिए, और कोयला किसको चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सरकार किसके लिए काम करे, आपके लिए या अडानी अंबानी के लिए? थोड़ा सोचिए और आज इस जीत को आप एक उत्सव के रूप में मनाइए। जितने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और भाजपाइयों की नीतियों के चलते जो आज जिन्हें खून के आंसू रोने पड़े थे, आज उनके लिए खुशी का दिन है। लोकतंत्र और संविधान धीरे धीरे जीत रहा है। सच्चाई का सामना मोदी जी को करना पड़ रहा है। वो बेशक से किसी बिल में बैठे हों, लेकिन उसके सामने चेहरा आ गया कि हाँ, ये जनता का मूड बदल रहा है। तानाशाही एक दिन धरातल में गड़ती ज़रूर है। और याद रखिए, पूर्ण बहुमत की सरकारें कोई भी हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, वो तानाशाह हो ही जाते हैं। इसलिए बैलेंस रखिए, किसी के पीछे इतना भी पागल मत बनिए कि वो जुमले फेंक रहा है तो उसके ऊपर विश्वास करके आप उसको एक छत्र राज उनको दे दें। लोकतांत्रिक सरकारें मिली जुली सरकारें ही होती हैं। नमस्कार।